प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 को संबोधित किया। सम्मेलन की इस वर्ष की थीम अ डेकेड ऑफ डिसरप्शन, अ सेंचुरी ऑफ चेंज, यानी व्यवधान का एक दशक, परिवर्तन की एक सदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की विकास दर में 16% से अधिक का योगदान दे रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। रिफॉर्म एक्सप्रेस। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने मजबूरी के बजाय दृढ़ विश्वास यानी कन्विक्शन के साथ सुधार किए हैं, जिससे देश एक रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। पीएम ने उल्लेख किया कि उनकी सरकार ने बजट को केवल खर्च आधारित बनाने के बजाय परिणाम केंद्रित यानी आउटकम सेंट्रिक बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी पुरानी वैश्विक व्यवस्था अब टूट रही है और दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है, जिसमें भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य के लिए क्रांतिकारी बताया और घोषणा की कि भारत जल्द ही एक ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम यहाँ A decade of disruption, a century of change इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विनीत जी का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत सरल हो गया है। लेकिन एक छोटी रिक्वेस्ट करूं, इतना सारा आपको पता है तो कभी ईटी में तो दिखना चाहिए। साथियों, 21वीं सदी का बीता दशक अभूतपूर्व डिसरप्शन का रहा है। ग्लोबल पैंडेमिक, ग्लोब के अलग अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और ग्लोब के संतुलन को हिला देने वाले सप्लाई चेन ब्रेकडाउन्स। दुनिया ने एक दशक के भीतर काफी कुछ देख लिया। लेकिन साथियों, कहते हैं संकट के समय ही किसी देश के सामर्थ्य का पता चलता है। और मुझे बहुत गर्व है, अनेक डिसरप्शन के बीच भी भारत के लिए ये दशक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी का रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। जब पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा। लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और आप जिस सेंचुरी ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आधार
और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा आधार भारत ही होने जा रहा है। आज भारत दुनिया की ग्रोथ में 16% से ज्यादा योगदान दे रहा है और मुझे विश्वास है इस सेंचुरी के हर आने वाले साल में हमारा योगदान और भी बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं वो मदान की तरह एस्ट्रोलॉजर के रूप में नहीं आया हूं। भारत दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। साथियों, दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था, लेकिन 7 दशक के बाद वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी उसकी नींव वन साइज फिट्स ऑल इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोर में होगी, सप्लाई चेन्स मजबूत और विश्वसनीय हो रहेगी। इस व्यवस्था में नेशंस को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया, लेकिन आज इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। ये अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को ये पता चल रहा है कि उसे अपनी रिजिलियंस खुद बनानी होगी। साथियों, आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। 10 साल पहले जब नीति आयोग बना तो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही भारत ने अपना विजन क्लियर कर दिया था। और विजन ये कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सिंगल डेवलपमेंट मॉडल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम भारत के विकास के लिए भारतीय अप्रोच को लेकर ही चलेंगे। इस नीति ने भारत को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हित में फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया। और ये एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई। साथियों, आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसे कंपल्सन में नहीं बल्कि कन्विक्शन के साथ, रिफॉर्म के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं। यहां तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं
अर्थ जगत के दिग्गज बैठे हैं। आपने भी 2014 से पहले का दौर देखा है। जब तक हालात मजबूर न करते, जब तक कोई संकट न आ जाए, जब कोई और रास्ता न बचे, तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म भी तब हुआ जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था, जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था। वो रिफॉर्म्स कंपल्सन में ही किया करते थे। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई तो एनआईए का गठन किया गया। जब पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ग्रिड फेल होने लगे, तब मजबूरी में कांग्रेस को पावर सेक्टर में याद आई। साथियों, ऐसी एक लंबी सूची है जो याद दिलाती है कि जब कंपल्सन में, मजबूरी में रिफॉर्म होता है तो न सही नतीजे मिलते हैं, न देश को सही परिणाम मिलते हैं। साथियों, आज मुझे गर्व है कि बीते 11 वर्षों में हमने पूरे कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म किए हैं, और ये रिफॉर्म पॉलिसी में हुए हैं, प्रोसेस में हुए, डिलीवरी में हुए, और इतना ही नहीं, माइंडसेट में भी रिफॉर्म हुआ है। क्योंकि साथियों, अगर पॉलिसी बदले लेकिन प्रोसेस वही रहे, माइंडसेट वही रहे, डिलीवरी ठीक से ना हो, तो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है। साथियों, मैं प्रोसेस की बात करूं तो एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस है कैबिनेट नोट्स का। यहां कई लोगों को अंदाजा होगा कि पहले की सरकारों में एक कैबिनेट नोट बनने में ही कुछ महीने लग जाते थे, महीने। अब स्पीड से देश का विकास कैसे होता? इसलिए हमने इस प्रोसेस को बदला। हमने डिसीजन मेकिंग को टाइम बाउंड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया। हमने ये तय कर दिया कि इस अफसर की टेबल पर ये कैबिनेट नोट इतने घंटे से ज्यादा रहेगा ही नहीं। या तो रिजेक्ट करो या निर्णय लो। और इसका नतीजा आज देश देख रहा है। साथियों, मैं आपको रेलवे ओवरब्रिज के अप्रूवल का भी उदाहरण दूंगा। पहले आरओबी का एक डिजाइन अप्रूव कराने के लिए कई वर्ष लग जाते थे, कई सारी क्लियरेंस की जरूरत थी, कई जगह चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। और ये मैं प्राइवेट के लिए नहीं कह रहा हूं, सरकार को। हमने इसको भी बदला, और आज देखिए कितनी तेजी से रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नितिन जी ने, विनीत जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया। साथियों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का है।
अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक समय था जब बॉर्डर एरिया में एक साधारण सी सड़क बनाने के लिए भी कुछ परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ती थी। जिला स्तर पर निर्णय लेने के, यानी इसके सामने एक प्रकार से उसको कोई अधिकार ही नहीं दे, दीवार ही दीवार थी, वो निर्णय नहीं कर सकता था। और इसलिए तो दशकों बाद भी हमारे देश में बॉर्डर इंफ्रा इतना बेहाल रहा। 2014 के बाद हमने इस प्रोसेस में भी रिफॉर्म किया। हमने स्थानीय प्रशासन को एम्पावर किया और आज हम देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप होते देख रहे हैं। साथियों, बीते दशक में भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है। ये रिफॉर्म किसी कंपल्सन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था। और कन्विक्शन ये था कि जिन लोगों तक पहले की सरकारें कभी नहीं पहुंची, हमें ऐसे नागरिकों का इंक्लूजन करना है। जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता है। और इसलिए ये रिफॉर्म किए गए हैं और आज भी हमारी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है। साथियों, भारत का ये जो नया मिजाज है वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी तो फोकस सिर्फ आउटले पर होता था, कितना पैसा आवंटित हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। और उस दिन टीवी देखेंगे तो पूरी टीवी एक ही, यानी इनके लिए बजट मतलब इनकम टैक्स ऊपर गया कि नीचे गया, इसके आगे उनको देश दिखता ही नहीं है। और होता तो क्या था, कितनी ट्रेनें घोषित हुई, यही चलता रहता था। उन घोषणाओं का बाद में क्या हुआ कोई पूछने वाला नहीं था। और इसलिए हमने बजट को आउटले के साथ साथ आउटकम सेंट्रिक बनाया। साथियों, बजट में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले ऑफ बजट बोरोइंग पर बहुत अधिक चर्चा होती थी, लेकिन अब ऑफ बजट रिफॉर्म्स की चर्चा होती है। बजट से बाहर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया। साथियों, बजट में घोषित हो या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। अगर मैं पिछले 1 साल की ही बात करूं तो हमने पोर्ट्स एंड मैरीटाइम सेक्टर में रिफॉर्म किया,
शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए, जन विश्वास एक्ट के तहत रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाया, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए शांति एक्ट बनाया, लेबर कानूनों से जुड़े रिफॉर्म्स को लागू किया, भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, वक्फ कानून में रिफॉर्म किया गया, गांव में रोजगार के लिए नया जी राम जी कानून बनाया। ऐसे अनेक रिफॉर्म्स साल भर होते रहे हैं। साथियों, इस साल के बजट ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाया है। वैसे तो बजट के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मैं 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करूंगा। कैपेक्स और टेक्नोलॉजी। बीते वर्षों की भांति इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर करीब 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि कैपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होता है। इससे देश की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनेकों सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन भी होती है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण, देश के टियर 2, टियर 3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का निर्माण और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ऐसे बजट अनाउंसमेंट सही मायने में युवाओं पर, देश के फ्यूचर पर ये इन्वेस्टमेंट है। साथियों, बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर, उसको हमने प्रमोट किया। आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और ये डाइवर्स सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया। देश में रिस्क टेकिंग कल्चर को पुरस्कृत करने का भाव जगाया और परिणाम हमारे सामने है। इस साल का बजट हमारी इसी प्राथमिकता को और मजबूत करता है। विशेष तौर पर बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे सेक्टर के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। साथियों, आज जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ी है तो हम राज्यों को भी उतना ही ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 2004 से 2014, 10 साल, इस दरमियान राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए, 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही मिले थे 4 से 14 तक, जबकि 2014 से लेकर 2025 तक राज्यों को 84 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगर मैं इस साल बजट में प्रस्तावित लगभग 14 लाख करोड़ का आंकड़ा और जोड़ दूं तो हमारी सरकार में राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन के करीब 100 लाख करोड़ रुपए मिलने तय हुए हैं। ये राशि केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्य सरकारों को मिली है ताकि वो अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके। साथियों, आजकल आप लोग भारत के एफटीएस यानी फ्री ट्रेड डील्स पर काफी चर्चा कर रहे हैं और मैं यहां एंटर हुआ, वहीं से शुरू हो गए लोग। दुनिया भर में इसका एनालिसिस हो रहा है, लेकिन मैं आज इसका एक और इंटरेस्टिंग एंगल आपको बताता हूं। मीडिया को जो चाहिए वो तो इसमें नहीं होगा शायद, लेकिन हो सकता है कुछ काम में आ जाए।
और मैं पक्का मानता हूं जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आपने भी इसके बारे में विचार नहीं किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतने सारे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड डील्स हो रहे हैं, क्या यही काम 2014 से पहले क्यों नहीं हो पाए? देश वही, युवा शक्ति वही, सरकारी सिस्टम वही, तो बदला क्या? बदलाव सरकार के विजन में आया है, नीति और नीयत में बदलाव आया है, भारत के सामर्थ्य में बदलाव आया है। साथियों, आप जरा सोचिए, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जब थी तब कौन हमारे साथ डील करता? गांव में भी गरीब की बेटी को कोई रईस के परिवार वाला शादी करता है क्या? वो उसको छोटा मानता है। हमारा भी यही हाल था भाई दुनिया में। जब देश पॉलिसी पैरालिसिस से घिरा था, चारों तरफ घोटाले और घपले थे, तब कौन भारत पर भरोसा कर पाता? 2014 से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग का बेस बहुत कमजोर था और जिसके कारण पहले की सरकारें भी डरती थी। एक तो कोई आता नहीं था और जरा से भी कोई कोशिश करे तो ये लोग भी डरते थे। और डर ये था कि अगर विकसित देशों के साथ डील हो गई तो वो हमारे बाजार पर कब्जा कर लेंगे, वो यहां अपने प्रोडक्ट डंप करने लगेंगे। हताशा, निराशा के उस माहौल में 2014 से पहले यूपीए सरकार सिर्फ 4 देशों के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कर पाई थी, जबकि बीते दशक में भारत ने जो ट्रेड डील्स की है उसमें दुनिया के 38 कंट्री कवर होते हैं। 38 कंट्री, और ये दुनिया के अलग अलग रीजन्स में है। आज हम इसलिए दुनिया के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए तैयार है। बीते 11 वर्षों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम देश में विकसित किया है। इसलिए आज भारत समर्थ है, सशक्त है और इसलिए दुनिया भी हम पर भरोसा करती है। यही बदलाव हमारी ट्रेड पॉलिसी में आए, पैराडाइम शिफ्ट का आधार बने और यही पैराडाइम शिफ्ट विकसित भारत की हमारा यात्रा का अनिवार्य स्तंभ बना है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर नागरिक को विकास में सहभागी बनाते हुए कार्य कर रही है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, हम उसके विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले की सरकारों ने दिव्यांग जनों के लिए सिर्फ घोषणाएं की, हम भी उसी रास्ते को जारी रख सकते थे, लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है। आप में से शायद जो बातें मैं बता रहा हूं, आप जिस लेवल के लोग हैं शायद उसमें फिट नहीं बैठती होगी। हमारे दिव्यांग जनों के लिए जैसे हमारे यहां लैंग्वेज में बिखराव है ना,
साइन लैंग्वेज का भी वही हाल था जी। तमिलनाडु में जाओ तो एक साइन लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश में जाओ तो दूसरी, गुजरात में जाओ तो तीसरी, असम में जाओ तो चौथी। अगर यहां का दिव्यांग आसाम गया तो बेचारा समझ ही नहीं पाता था। कोई बड़ा काम तो नहीं था। अगर संवेदनशील सरकार होती है ना तो उसको एक काम छोटा नहीं लगता है। और देश ने पहली बार इंडियन साइन लैंग्वेज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, कॉमन किया, व्यवस्था बनाई। ऐसे ही देश की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कब से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमने उनके लिए भी कानून बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का कवच दिया है। बीते दशक में ही देश की करोड़ों बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति मिली। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पक्का हुआ। साथियों, आज सरकारी मशीनरी की सोच भी बदली है, उसमें संवेदनशीलता आई है। सोच का अंतर क्या होता है, ये हम जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने वाली स्कीम में भी देखते हैं। विपक्ष के कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कुछ अखबारों में जरा छपता भी ज्यादा है। विपक्ष मजाक उड़ाता है कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल ही गए हैं तो उनको मुफ्त राशन क्यों मिलता है। अजीबोगरीब सवाल है। अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में गए और अब अस्पताल से आपको छुट्टी मिली तो भी डॉक्टर कहता है कि 7 दिन तक ये संभालना, 15 दिन तक ये संभालना, कहता है कि नहीं कहता है। गरीबी से बाहर निकले हैं लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि निकले हैं तो फिर अनाज क्यों देते हो। ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ये नहीं सोचते कि सिर्फ गरीबी से बाहर निकलना काफी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति न्यू मिडिल क्लास में आया है वो फिर गरीबी के चंगुल में न फंस जाए, ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इसलिए उसे आज अनाज मुफ्त की सुविधा मिल रही है, आवश्यक है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे गरीब और न्यू मिडिल क्लास को बहुत बड़ा संबल मिला है। साथियों, सोच का एक और फर्क हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है। 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, किसने देखा। हम रहे या न रहे उससे हमारा लेना देना क्या है। अब देखिए ये सोच है, और ये बड़े बड़े लोगों की सोच है, ये कोई मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं। साथियों, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, काला पानी की सजाएं पड़ी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाएं, तो सोचिए क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या। जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है, हर नीति देश के लिए बनती है। हमारी सोच स्पष्ट है,
विजन साफ है। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्जवल रहे। मैं आज अपनी आज बो रहा हूं, क्योंकि कल पीढ़ी को फल खाने को मौका मिले। साथियों, दुनिया को अब डिसरप्शन के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा। समय के साथ इनके नेचर में बदलाव आएगा, लेकिन ये तय है कि अब व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदलेगी। एआई से जो डिसरप्शन हो रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में एआई और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। भारत इसके लिए भी तैयार है। कुछ ही दिनों में भारत में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट होने जा रही है। दुनिया के अनेक देश, दुनिया भर के टेक लीडर्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। सभी के साथ मिलकर हम एक बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर इस समिट के लिए आप सभी को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।